Hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter class 12th chemistry. इस वीडियो में हम आपका solubility से स्टार्ट करने वाले हैं. So keep watching. Solubility. So basically solubility is what? Solubility हम किसे बोलते हैं? So solubility of a substance is basically depends on what? The maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. So उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और वी कैन से दैट कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी, दैट सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature. ओके ना, जो आपकी सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपका सॉल्यूट का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, टेम्परेचर कितना दिया जा रहा है एंड प्रेशर कितना दिया जा रहा है, उस चीज़ पर आपकी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके डिटरमाइन करते हैं सॉलिबिलिटी के लिए, अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी को जब हम सॉलिड और गैस के सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं इन लिक्विड. मींस यहाँ पर सॉलिड और जो गैस है वो आपका एज अ सॉल्यूट फेज में काम कर रहा है एंड जो लिक्विड है वो आपका एज अ सॉल्वेंट के फेज में काम कर रहा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस. ओके यस, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड. तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड कैसे डिटरमाइन होती है. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड. हर सॉलिड हर एक लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है. देयर आर सम बेसिक क्राइटेरिया. ये आपका यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सारे सॉलिड्स डज नॉट गेट डिसॉल्व इन ऑल दी लिक्विड्स. ठीक है, वाइल जैसे हमको पता है, जैसे हमारा चीनी और सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड एंड शुगर ईजिली आपका डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, वैसे ही नैप्थलीन्स और जो एंथ्रासीन होते हैं वो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे. इन द सेम वे जो आपके नैप्थलीन और एंथ्रासीन हैं वो आपके बेंजीन में आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे, बट बेंजीन का सॉल्यूशन है मतलब उसमें आराम से डिसॉल्व हो जाएंगे, बट सोडियम क्लोराइड और शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा. तो ये जो वेरिएशन आ रहा है उससे हम समझ क्या रहे हैं, उससे हम ये समझ रहे हैं दैट जो आपके पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं आपके पोलर सॉल्वेंट में. सो द बेसिक क्राइटेरिया और जो बेसिक फंडा जो हमको अभी समझ में आया है वो ये समझ में आया है कि आपका जो पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, और जो आपके नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में. ठीक है, हम इन जनरल बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है उनको आपस में डिसॉल्व होने के लिए उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सिमिलर होना चाहिए, और वी कैन से दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ओके, नाउ आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन दी सॉल्यूशन. इसमें क्या बोला हुआ है, जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्यूट मतलब मान लो सॉलिड स्टेट में है सॉल्यूट आपका, वो सॉल्वेंट में ऐड होता है तो क्या होता है, सम सॉल्यूट डिसॉल्व एज इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन दी सॉल्यूशन. अब आपने जैसे ही सॉल्यूट को डाला सॉल्वेंट के अंदर तो उसमें से कुछ जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. जैसे ही वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा देगा ऑब्वियसली, राइट. आपका सॉल्यूट है थोड़ा सा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया तो सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन. तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज some solute particles in the solution collide with the solute particles. ठीक है,
कुछ ऐसे भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जब हम उसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं तो वो आपस में कोलाइड हो जाने लगते हैं। वो कोलाइड होके क्या होते हैं, गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और वो सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वी अंडरस्टूड टू टर्म्स, दैट इज द डिसोल्यूशन एंड सेकेंड वन इज द क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जब सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होके सेपरेट आउट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। एक ऐसा भी स्टेज आएगा जब आपका ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है और ये जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो सेम रेट में अकर होने लगेगा। अंडर सच कंडीशन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेज है, जो प्रोसेस दो अकर हो रहे हैं डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का, ये दोनों एक सेम रेट से होने लगेंगे। तो वो जो रेट आएगा, वो जो सेम स्पीड से होने लगेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम। तो उस कंडीशन में बेसिकली हो क्या रहा है, उस कंडीशन में बेसिकली ये होगा कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमारे सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं और वो इक्वल होंगे किससे, कि पार्टिकल कितने सेपरेट आउट हो रहे हैं, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज बिकमिंग द सॉल्यूशन। और ये जो सिंबल है ये आपका इक्विलिब्रियम का सिंबल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये समझते हैं हम क्या लिखा है आपका यहाँ पर। ओके, एट दिस स्टेज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन at this stage the concentration of solute in the solution will remain constant। इस जो स्टेज पे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो हम डाल रहे हैं सॉल्यूट को बार बार सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका जो कंसंट्रेशन मतलब उसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देंगे, एक गिवन कंडीशन पे रख देंगे, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे होंगे। ठीक है, now the next one is what is written here, similar process is followed when gases are dissolved in the liquid। अब यही similar process follow तब भी होगा जब हम gases को liquid में dissolve करेंगे। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ सॉलिड में सेम होती है वही चीज़ गैस में भी होगी, यही सेम प्रोसेस, ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस गैसेस में भी होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, एक और टर्म आ रही है आपकी, दैट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, when no more solute can be dissolved in this at the same temperature and pressure। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में नो मोर सोल्यूट, मतलब उससे ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जहाँ पर मोर और मोर सोल्यूट डिसॉल्व हो पा रहे हैं सॉल्यूशन में एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सोल्यूशन विच इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम with undissolved solute is the saturated solution and contains the maximum number of solute dissolved at a given amount of solvent। Thus the concentration of the solute in such solution is its solubility। Now here यहाँ पर आपको solubility की definition फिर से लिखी हुई है, लिख के दी हुई है कि वो solution जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जो कि पहले से इक्विलिब्रियम में है और उसके अंदर अनडिजॉल्व सोल्यूट हैं, जिसके अंदर अनडिजॉल्व सोल्यूट प्रेजेंट है, इज दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो क्या है आपका, वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है क्योंकि उसमें अब नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा। एंड कंटेन्स, और वो क्या कंटेन करेगा, उसके अंदर क्या है आपका, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, तभी तो आगे और जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है सोल्यूशन में, इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। सो वो जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट का इन सॉल्यूशन में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द सॉल्यूशन जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, विद अनडिजॉल्व सोल्यूट के साथ, इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट कंटेन्स, वो कंटेन कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट, मतलब उस सोल्यूट के कंसंट्रेशन को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस पूरे के सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, मतलब कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो पा रहा है वही सॉल्युबिलिटी कहलाएगा।
अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो आपके नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, वो अभी हमने समझ लिया। एंड आपका मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आपका सॉल्युबिलिटी जो होती है वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दी अदर टू पैरामीटर्स, दैट इज द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो ये टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे होता है। नाउ यू नो दैट वेन एवर वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और वेन एवर वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इज हैविंग सम काइंड ऑफ इफेक्ट इन इट। ओके, नाउ ये जो आपका जो इक्वेशन था, जो भी हमने ऊपर पढ़ा आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन, ये आपका एक तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम था। अगर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल को भी फॉलो करेगा। नाउ ली चैटलियर प्रिंसिपल व्हाट इट पजेसेस, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमको ये बताता है दैट व्हेनेवर एनीथिंग इज एडेड, लाइक अगर आपने कंसंट्रेशन में कुछ चेंज किया है, आपने टेम्परेचर में कुछ चेंज किया है, आपने प्रेशर में कुछ चेंज किया है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन सो दैट टू अंडू द चेंज। मतलब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो जो चेंज हुआ है, जो आपने चेंज किया है सॉल्युबिलिटी में, कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में आपने चेंज किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर आपने चेंज इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जस्ट टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ द चेंज, और यू कैन से जस्ट टू अनडू द चेंज। अगर आपका कोई इक्वेशन है, ठीक है, आपको कोई इक्वेशन और कोई रिएक्शन दे रखा है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब हीट इज गिवन टू द सिस्टम। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि हीट सिस्टम में आ रही है, मतलब हीट बढ़ रही है। अगर हीट बढ़ रही है तो ऑब्वियसली जो होगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज करने लगेगी, राइट। सो वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी शुड बी इंक्रीजिंग विद राइज ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। एंड इफ रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि आपका हीट निकल रही है सिस्टम से। अगर हीट सिस्टम से निकल रही है तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी तो डिक्रीज करेगी, राइट। सो दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग कि जब आप कोई चीज़ गर्म कर देते हो तो क्या होता है, वो ज़्यादा जल्दी जल्दी सॉल्युबल होने लगता है। तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, आप दे रहे हो, बट अगर हीट उसमें से निकल रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यही ली चैटलियर ने भी कहा था कि उनके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ये होता था कि आप जैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन करा रहे हो, मतलब इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम आपका हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ जो डायरेक्शन प्रोसीड हो रहा है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। मान लो अगर आपका A प्लस B है और ये आपका यहाँ पर आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ये प्रोसीड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ प्रोसीड हो रहा है। तो मतलब मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में C प्लस D, तो हीट किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है AB, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपका इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, प्रेशर बेसिकली जो आपका अभी हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो solubility of solid in liquid और solubility of liquid in liquid में pressure does not play a significant role because क्या होता है आपका, ये solid और liquid क्या होते हैं, ये highly incompressible होते हैं, ज़्यादा compressible तो होते नहीं है, highly incompressible होते हैं। तो pressure practically इस पर कोई effect नहीं डालेगा, क्योंकि आप solid और liquid को जितना भी pressure लगा लो, आप उसको दबा थोड़ा ना पाओगे, दबा के उसको soluble थोड़ा ना कर पाओगे। So that's why this pressure is basically not having any significant effect in case of the solubility of solid in liquid or solubility of liquid in liquid in the same way, but it is having effect in the case of solubility of gas in liquid। gas की solubility liquid में उसमें pressure का significant role होगा। solubility of gas in liquid, and now we'll understand this, what is this solubility of gas in liquid। जैसे कि हमें पता है, ओके, यस, मैनी गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, बहुत सारी गैसेस वाटर में डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। जो ऑक्सीजन है, जैसे आपको पता है, जैसे हमारा वाटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ H2O, इवन दो वाटर में बहुत सारी गैसेस डिजॉल्व होती हैं, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन बहुत ही लाइक स्मॉल एक्सटेंट में प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन, ठीक है, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं और एक्वाटिक लाइफ है वो सस्टेन कर रही है, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है वो भी हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। सो बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन जो लिक्विड्स है वो ग्रेटली अफेक्ट होती है प्रेशर एंड टेम्परेचर से, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो 2-3 चीज़ें जो आपका इसका इंट्रोडक्शन था, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज़ बेसिकली कि गैस कितना सॉल्युबल है लिक्विड में, मतलब यहाँ पर जो गैस है वो आपका सॉल्यूट फेज है एंड जो आपका लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड बेसिकली कि गैसेस जो हैं लिक्विड में वो कैसे ग्रेटली अफेक्ट होती हैं टेम्परेचर एंड साथ ही साथ प्रेशर के साथ, ठीक है। नाउ ये देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर जैसे बढ़ता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है उसको हम समझते हैं। फॉर अ सोल्यूशन ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट कंसिडर अ सिस्टम एज शोन इन फिगर। नाउ मैं आपको इस सिस्टम के साथ समझाती हूँ। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आप देखो, the lower part is the solution and the upper part is the gaseous system at pressure P and temperature T. Assume this system to be in a state of dynamic equilibrium. अगर जैसे ये आपका दिया हुआ है, 1 सेकेंड, यस आपका ये सिस्टम दे रखा है, ठीक है। ये आपको जो पिक्चर में बना के रखा है, ये देखिए ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है ना। आपका क्या लिख के रखा है, ये जो लोअर पार्ट है जो सिस्टम का, वो पार्ट जो क्या है सॉल्यूशन पार्ट है, और जो अपर पार्ट है वो आपका गैसियस पार्ट है। ये जो अपर पार्ट है वो आपका गैसियस पार्ट हो गया। ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं तो जो गैस पार्टिकल एंटर हो रहे हैं एंड मतलब जो गैस पार्टिकल एंटर हो रहे हैं सोल्यूशन को और जो गैस पार्टिकल लीव कर रहे हैं सोल्यूशन को, उनका जो रेट है वो इक्वल है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, द सेकंड केस में, ये जो सेकंड केस है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक ही वेट रखा हुआ है, W1 दिखा रहा है, वेट रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर 2-3 वेट रख दिए, ठीक है, हमने प्रेशर लगा दिया। ये पिस्टन है, इस पर हमने और प्रेशर लगा दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया तो क्या हो गया, ये जो वॉल्यूम है, ये जो इसके अंदर जो गैस और सॉल्यूशन था वो आपस में दबने लगेंगे, राइट। सो यहाँ पर होगा क्या कि नाउ increase the pressure over the solution phase by compressing the gases to a small volume। हमने प्रेशर लगा दिया ऊपर की तरफ से, तो इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन। अब जैसे हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया तो जो गैस पार्टिकल अंदर जा रहे थे उनका नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे। एंड द ऑल्सो द रेट एट विच द गैस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ द सोल्यूशन टू एंटर इट। मतलब यहाँ पर जो जिस तेज़ी से वो अंदर सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे और बाहर निकल रहे थे वो रेट भी बढ़ जाएगा, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। मतलब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस फिर से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने प्रेशर लगा दिया है। तो जो रेट है जो पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में मिलने का और जो पार्टिकल का सॉल्यूशन से बाहर जाने का और सरफेस पे स्ट्राइक करने का, वो रेट भी बढ़ जाएगा। और ये चीज़ होती रहेगी अनटिल और अनलेस आपका जो एक न्यू इक्विलिब्रियम रीच ना कर जाए, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है वो इंक्रीज होती रहती है अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। और उस रिजल्ट के हिसाब से जो ये जो अबव द सॉल्यूशन जो प्रेशर होता है गैस का वो भी इंक्रीज करने लगता है। और अगर जब प्रेशर इंक्रीज करने लगता है तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो ये चीज़ क्या था, यहाँ पर हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया था, एक नॉर्मल कंडीशन था। आपका ये सॉल्यूशन फेज था, ये गैस फेज था, इस पर हमने नॉर्मल सा प्रेशर था, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा था, ये जो आपका पार्टिकल अंदर जा रहे हैं उसी रेट में पार्टिकल आपका बाहर भी आ रहे थे और ये एक स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में था। अब हमने जैसे ही प्रेशर लगाया तो जिस रेट से आप पार्टिकल अंदर जा रहे थे उसी रेट से पार्टिकल बाहर आके सरफेस पे स्ट्राइक भी कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो सॉल्युबिलिटी थी जो पार्टिकल्स की, जब हम प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं तो पार्टिकल ज़्यादा सॉल्युबल हो रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी पार्टिकल्स की इंक्रीज होने लगी अनटिल जब तक ये चीज़ें जो प्रोसेस है अंदर जाने का बाहर आने का, ये तब तक होता रहा जब तक एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर लिया। यही लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन एंड दस द सॉल्युबिलिटी
ऑल्सो इंक्रीजेस। प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम जब ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर तो इंक्रीज, ऑब्वियसली प्रेशर जो है आपका वो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो हमने सॉलिबिलिटी भी आपकी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर रेट ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग द सोल्यूशन और रेट ऑफ पार्टिकल रिमूविंग सोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज कर चुके हैं। नाउ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, जो है आपका हेनरी का लॉ आने वाला है, उसको समझते हैं। ठीक है, हेनरी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, ठीक है हम बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात, उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का। ठीक है, हेनरी ऐसे पहले साइंटिस्ट थे वो जिन्होंने क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी कितना डिफर कर रही है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बताया किस किस का, प्रेशर एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के बीच में। ठीक है, और ये जो रिलेशन है प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच का, उस रिलेशन को उन्होंने क्या बोला, हेनरीज लॉ। क्योंकि हेनरी ने ये लॉ डिस्कवर किया था तो इसलिए मतलब ये लॉ बनाया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम भी क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया हेनरी लॉ। अब ये लॉ बोलता क्या है, सो द मेन चीज़ ये जो लॉ बोलता है, द लॉ स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये लॉ बोलता है कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो सॉलिबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उस गैस के पार्शियल प्रेशर से जो कि सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। नाउ दिस इज व्हाट रिटन हियर, फिर से पढ़ती हूँ मैं। ये जो लॉ है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, जो सॉलिबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, किससे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन, जो कि गैस जो प्रेजेंट है एबव द सरफेस, सरफेस पे जो प्रेजेंट है लिक्विड के, उस पे प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है, इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, डॉल्टन अ कंटेम्पररी ऑफ हेनरी, ठीक है, ऑल्सो कंक्लूडेड इंडिपेंडेंटली दैट सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर। जैसे डॉल्टन का भी लॉ था कि आपकी जो मोल फ्रैक्शन था वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था आपका किस पे, पार्शियल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड कर रहा था, वैसे ही हेनरी ने भी उसी की थ्योरी को थोड़ा सा दिमाग में रख के कंक्लूड किया कि जो सॉलिबिलिटी गैस की है वो फंक्शन है किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब मान लो हम जो सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो सॉलिबिलिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन। ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी मतलब वो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, उस पार्टिकल का क्या फ्रैक्शन प्रेजेंट है, तो बेसिकली मान लो वो सॉलिबिलिटी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो उन्होंने बोला ये जो मोल फ्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके साथ होगा, ये पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उस हिसाब से मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन, गैस का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सोल्यूशन। दिस इज व्हाट ही सेड। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेटमेंट, अब जो हेनरी लॉ की स्टेटमेंट का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, मतलब गैसेस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दी सॉल्यूशन। हाँ, सो इससे हमको क्या मिलता है, हमें इसके साथ एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जैसे ये पार्शियल प्रेशर मैंने लिख दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया गया, दैट इज पी गैस, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज इक्वल्स टू के एच, और ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो यही लिखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेपर फेज में, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो भी गैस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने ये केएच लिया है, दिस केएच इज नथिंग बट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ ये केएच की बात कर लेते हैं। हियर केएच इज हेनरी लॉ कांस्टेंट। If we draw a graph between the partial pressure of the gas versus the mole fraction of the gas in this solution,
देन वी शुड गेट अ प्लॉट ऑफ द टाइप फिगर शोन इन 2.2। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लॉट किया एक ग्राफ, किस किस के बीच में, हमने प्लॉट किया ग्राफ आपका पार्शियल प्रेशर, एक ग्राफ बनाया पार्शियल प्रेशर के बीच में, ठीक है, और हमने मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और हमको ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। देखो यही पार्शियल प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है, ऐसा ग्राफ प्लॉट किया, आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ मिला, ठीक है। और KH तो आपको पता ही है, हेनरीज लॉ। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंट जो गैसेस हैं उनकी डिफरेंट KH वैल्यू है, मतलब जो KH वैल्यू है वो हर गैस के लिए डिफरेंट है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर सेम है तो डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट वैल्यूज़ है। दिस सजेस्ट दैट KH इज़ अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब ये है कि जो KH है वो बेसिकली फंक्शन, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक फंक्शन है किसका, नेचर ऑफ गैस, मतलब गैस का जैसा नेचर है उस हिसाब से KH की वैल्यू है, क्योंकि KH की वैल्यू फिक्स नहीं है, दो ये हेनरी का कांस्टेंट है, बट ये डिफरेंट वैल्यूज मतलब डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 2.1, ठीक है, आपकी जो इक्वेशन थी 2.1 ये वाली 2.11 दैट हायर द वैल्यू। अब देखो इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, ठीक है, x, और इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने KH कर दिया, ये कर दिया मोल फ्रैक्शन, राइट। इससे डायरेक्टली ये पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू इसकी होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ये है आपकी, ठीक है, ये अगर मैं KH की बात करूँ, सिर्फ KH की बात करूँ तो क्या होगा, KH विल बी इक्वल्स टू ये प्रेशर डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी, ये कुछ इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। यही कुछ इन्वर्सली रिलेशन हो गया इनका। तो देखो नॉर्मली जो रिलेशन है वो तो आपका ये है KH और X, बट अगर हम KH और सॉल्युबिलिटी ये और इसकी रिलेशन की बात करें तो ये KH विल बी इक्वल्स टू आपका क्या होगा, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस इक्वेशन द हायर दिस वैल्यू ऑफ KH, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही कम आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, मतलब KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो गैस आपकी लेस सॉल्युबल होगी, ठीक है। एट ए गिवन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी, मतलब प्रेशर अगर कोई फिक्स कर दिया है, प्रेशर को आपने वैल्यू फिक्स कर दी है और KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी कम KH की वैल्यू है उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। नाउ हियर दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 दैट KH वैल्यूज फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल के रखा है, देखिए यहाँ पर ये बोल के रखा है कि हमने यहाँ पर एक टेबल 2.2 है, भी हम पीछे देखेंगे इसको, वहाँ पर बोल के क्या रखा है पहले देख लेते हैं कि KH की वैल्यू क्या है, फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट कि टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है KH की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, मतलब इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर के साथ आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है कि इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल 2.2 द वैल्यू ऑफ KH फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपको पता है KH जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना आपका, मतलब इन्वर्स रिलेशन है इसका सॉल्युबिलिटी के साथ। अगर टेम्परेचर के साथ KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज करती है तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो सिंस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी आपकी डिक्रीज करेगी। तो कौन सा केस है ये आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में आपका जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वहाँ पर केसेस डिफरेंट थे, यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर आपका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये आपका टेबल दे रखा है। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात की थी, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन ये टेम्परेचर 293 केल्विन टेम्परेचर पे KH की वैल्यू दे रखी है, KH की वैल्यू कितनी है 76। वैसे ही नाइट्रोजन की वैल्यू 303 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी है 88.84, ठीक है। इन द सेम वे ऑक्सीजन की वैल्यू 293 है और यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू है
293 टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी है 34, और जब हम टेम्परेचर 303 कर रहे हैं तो 46। तो आप देख रहे हो KH की वैल्यू जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, हमने ये जो टेम्परेचर बढ़ाया यहाँ से यहाँ तक KH की वैल्यू भी बढ़ रही है नाइट्रोजन के लिए, वैसे ऑक्सीजन के लिए भी आपकी KH की वैल्यू बढ़ रही है। तो यही हुआ कि KH की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KH की वैल्यू बढ़ रही है, KH की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम एक और चीज़ भी कंक्लूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। लिखा था यहाँ पर, ये लिखा था कि it can be seen that from table 2.2 the value of KH for both nitrogen oxygen increase, ठीक है, क्या हो रहा है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेटिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी। नाउ वी विल मूव टू दिस। तो अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की क्या होगी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की तब इंक्रीज होगी सॉल्युबिलिटी जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो एक चीज़ याद रखो, सॉल्युबिलिटी अगर आपको इंक्रीज करानी है, ज़्यादा सॉल्युबल कराना है, तो आपको इस केस में टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज कराना पड़ेगा। सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड कि जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो ठंडे पानी में आराम से सर्वाइव करते हैं, गर्म पानी में नहीं, क्योंकि अगर गर्म पानी करोगे तो जो उसमें ऑक्सीजन सॉल्युबल है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो जाएगी, ठीक है, जो उसमें ऑक्सीजन सॉल्युबल है उस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो जाएगी। तो इसलिए टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर, ताकि गैसेस की अच्छे से सॉल्युबिलिटी रहे, हम वो जो आपके एक्वेटिक लाइफ होती है वो नॉर्मल वाटर, ठंडे वाटर में आराम से सर्वाइव करते हैं। अगर गर्म पानी में रखोगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गर्म पानी में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस। एक चीज़ याद रखो, जो हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, वहाँ पर आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला केस आ रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ जो KH वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो KH वैल्यू बढ़ती है, KH वैल्यू बढ़ रहा है तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करानी है तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, और यही रीज़न है आपके एक्वेटिक स्पीसीज जो आपके पानी में जिंदा रह पाते हैं। अब मछली वगैरह ये सब कैसे जिंदा रह पाते हैं ठंडे पानी में, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन जो पानी में मिला हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, गर्म पानी में इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वही तुमने बोला, टेम्परेचर आपका क्या है, कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है गैस की, राइट, गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए पानी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और इसी रीज़न की वजह से जो आपके एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जो मछलियाँ वगैरह हैं आपकी, वो सब सांस ले पाती हैं, ऑक्सीजन ले पाती हैं, ठीक है, रेस्पायर कर पाती हैं। सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ना मूविंग टू दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2.4, और आपका इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं ये एग्जाम्पल्स को आपको अलग सेपरेट वीडियो में कराऊंगी, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी इट सॉल्व है, और इसको मैं ओवर राइटिंग करूँगी तो यहाँ पर इनफ स्पेस नहीं है हमारे पास, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल, जो भी एग्जाम्पल्स हैं हमने अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं किए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन्स सम बायोलॉजिकल फेनोमेनन, ठीक है, जो हेनरी लॉ है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री में और एक्सप्लेन करता है बायोलॉजिकल फेनोमेनन्स, ठीक है। अब देखो कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, क्या करते हैं, देखो सॉल्युबिलिटी CO2 मतलब आपको पता है जो भी आप कोको कोला पेप्सी वगैरह पीते हो उसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस बॉटल में बहुत टाइटली पैक करना पड़ता है, उसको सॉल्युबल करना पड़ता है, तभी तो आप उसको जब शेक करते हो तो वो फट से खोलते हो तो वो बाहर एकदम से वो जो उसके फवारे जैसे निकल के आ जाता है ना। तो वो क्यों होता है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी को उस ड्रिंक में मिलाने के लिए उस बॉटल को सील किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर में, ठीक है। और आपको पता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। सो दैट्स वाई टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो आपका बॉटल में इतना ड्रिंक है और कुछ गैस भी तो मिली होती है, इस गैस को एकदम हाई प्रेशर में पैक किया जाता है ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर सॉल्युबल हो जाए, जो अभी हमने समझा। वी नो दैट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट स्कूबा ड्राइवर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्कूबा ड्राइवर्स मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड गैस वाइल ब्रीदिंग एट अ वेरी हाई प्रेशर अंडर वाटर। आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे आपका ये सी लेवल है, आप इस सी लेवल के नीचे जाते हो तो आपका प्रेशर बहुत बढ़ने लगता है, तो जो स्कूबा ड्राइविंग करते हैं, वो जो पानी में जाते हैं ना स्कूबा ड्राइविंग करते हैं, वो जो होते हैं वो अपने
एक ऑक्सीजन सप्लाई लेके जाते हैं, राइट, एक सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ अंदर ब्रीथ करने के लिए, राइट। सो बेसिकली वहाँ पर होता क्या है, पानी के अंदर जैसे हम नीचे जाएंगे तो क्या होता है, हमारा प्रेशर इंक्रीज करने लगता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो एक चीज़ याद रखो, प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी आपकी क्या होगी, सॉलिबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। तो मतलब आपके जो आप सिलेंडर लेके जा रहे हो उस सिलेंडर में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम होता है, नाइट्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अमाउंट की वजह से जब आप नीचे जब बहुत ग्राउंड लेवल पे, मतलब बहुत लोअर लेवल पे चले जाओगे, लोअर सी लेवल पे चले जाओगे, तो क्या होगा, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो सॉलिबिलिटी, जो गैसेस आपकी उस में प्रेजेंट है, वो गैसेस की सॉलिबिलिटी आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। तो वो सारी गैसेस आपके ब्लड में भी एंटर करने लगेंगी, ठीक है, और उनकी और नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिसॉल्व होने लगेगा। इसीलिए जब आप उस पर्टिकुलर प्रेशर से बाहर आते हो, नॉर्मल इस ग्राउंड लेवल पे आओगे, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर और नॉर्मल प्रेशर पे आओगे, जब अपने पानी से बाहर निकल के आओगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी पे रेड कलर के बैंड्स बन जाएंगे। वो बैंड कुछ नहीं होते, वो नाइट्रोजन बैंड होते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन आपके ब्लड में एक्स्ट्रा चली गई थी, अब उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी थी, इसलिए वो चली गई थी, अब वो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, मतलब नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, आप नॉर्मल प्रेशर पे आ गया, तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो जो बैंड्स दिखते हैं, उन बैंड्स को ही बेसिकली वो ब्लड की लाइन जैसी दिखती हैं, बैंड जैसी, वो नाइट्रोजन बैंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है, स्कूबा ड्राइवर मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एट अ वेरी हाई प्रेशर अंडर वाटर बहुत ही हाई प्रेशर होता है, तो उनको मस्ट कोप अप करना पड़ता है कि वो जो डिजॉल्व गैसेस लेके जा रहे हैं उनको ब्रीथ करने के टाइम पे वो उसको सप्रेस करना पड़ता है, ताकि इतना ज़्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट ना पहुंचे, ठीक है। नाउ इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड। अब क्या होगा, जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो जो क्या है आपकी सॉलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, जो एटमॉस्फेरिक गैसेज मतलब वो सिलेंडर में तो एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसा एनवायरमेंट लेके जाते हैं ना, उनकी भी सॉलिबिलिटी आपके ब्लड में इंक्रीज होने लगेगी। एंड व्हेन द डाइवर्स, जो डाइवर है वो कम आउट ऑफ द सर्फेस, जब वो सर्फेस के बाहर आएगा तो क्या होगा, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज, प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेस, और जैसे ही प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा तो जो ब्लड में डिजॉल्व गैसेस पहुंच गई थी वो बाहर निकल के आ जाएंगी, राइट, क्योंकि उनकी सॉलिबिलिटी कम होने लगेगी। क्योंकि क्या हो रहा है, आपका प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी, तो वो गैसेस ब्लड से बाहर आने लगेंगी, ठीक है। एंड दिस लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, ठीक है, ये क्या करेगा, एक तरह का बबल बना देने लगेगा, बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, एक तरह के बबल बनाने लगेगा, थोड़ा थोड़ा फूला फूला सा, ठीक है, नाइट्रोजन बबल्स बनाने लगेगा। एंड दिस ब्लॉक्स दी कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन, और वो थोड़ा सा आपकी कैपिलरी जो होती है उसको ब्लॉक भी करने लगेगा, और एक मेडिकल कंडीशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बेंड्स, जो मैं भी बोल रही थी, बेंड्स होता है, विच आर एक्चुअली थोड़ा ये पेनफुल भी होता है और ये डेंजरस भी होता है लाइफ के लिए, ज़्यादा हो जाए तो इंसान मर भी सकता है, ठीक है। नाउ आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये 2 पॉइंट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नाउ मूविंग टू दी थर्ड वन, यस, टू अवॉइड। अब देखो इसको पहले आगे बढ़ने से पहले हम एक और भी चीज़ देख लेते हैं कि इस बैंड्स को अवॉइड कैसे किया जाए, ठीक है। इस बैंड्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, जो आप कंसनट्रेटर मतलब जो आप लेके जाते हो टैंक वगैरह, उस टैंक को हम नॉर्मली किससे फिल करते हैं, हम उसको 11.7% हीलियम से फिल कर रहे हैं, और 56.2% नाइट्रोजन से एंड 32.1% ऑक्सीजन से फिल कर रहे हैं। अब ये हीलियम क्या करेगा, हीलियम यू नो दैट इट्स अ नोबल गैस, इट वोंट रिएक्ट इन दी ब्लड, अगर वो आपके ब्लड में भी चला जाएगा तो आपके ब्लड के अंदर एंटर नहीं करेगा और वो रिएक्ट नहीं करता है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ इनर्ट गैस, ठीक है, इसलिए हम इसको हीलियम को ले रहे हैं और नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को इसके साथ सप्रेस कर रहे हैं। अब जब वो इंसान अंदर भी प्रेशर में जाके सप्लाई लेगा ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन भी उसके ब्लड में जाएगा, पर वो नाइट्रोजन उस स्पीड से उसके ब्लड में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हीलियम प्रेजेंट है, एंड हीलियम विल नॉट हैव दैट मच ऑफ इफेक्ट ऑन द ब्लड, बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस, इट इज़ अ इनर्ट गैस, और इट डज नॉट क्रिएट सच काइंड ऑफ सिनेरियो, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, टैंक को क्या करते हैं, फिल करते हैं किसके साथ, मतलब डाइल्यूट करते हैं किसके साथ, हीलियम के साथ, नाइट्रोजन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमेशा याद रखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ अब आप लोग सोचोगे कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी, जो आपका एटमॉस्फेरिक एयर जो आप लेते हो उसमें भी आपका नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा ही होता है। अब नेक्स्ट एक और चीज़ पढ़ते हैं, एट अ हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, थर्ड वन, एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। अब देखो जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, ठीक है।
तो डिक्रीज करने लगता है। क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, आप जैसे नीचे जाओगे तो आपके प्रेशर इंक्रीज करता है, जैसे ऊपर जाओगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा। सॉरी, जब आप नीचे जाते हो तो प्रेशर आपका इंक्रीज करता है, जैसे आप ऊपर जाओगे, पहाड़ों पे जाओगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाओगे तो आपका क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। एट अ हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो लेस होता है ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल में ज़्यादा होता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। दिस लीड्स टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। अब क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो वो आपके ब्लड में ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज होगी। जो आप गैस इनहेल भी कर रहे हो वो भी आपकी, उसकी सॉलिबिलिटी भी ब्लड में डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल, क्या लिखा हुआ है, एंड टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट द हायर एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। सो क्या होता है यहाँ पर, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक। कभी कभी लोग जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वगैरह, उनके साथ भी ये मेडिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सबकॉन्शियस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, थिंक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स को क्या बोलते हैं, नॉक्सिया बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं, इसको हाइपो एनॉक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो एनॉक्सिया बेसिकली एक तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसमें इंसान अच्छे से सोच समझ नहीं पाता है, क्लियरली थिंक नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ मूविंग टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होगा, अभी हमने पढ़ लिया, आपको पता ही है टेम्परेचर का। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन लिक्विड, जो सॉलिबिलिटी है गैस के लिक्विड में डिक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। मैंने बताया कि अगर आपको सॉलिबिलिटी इंक्रीज करानी है तो आपको टेम्परेचर डिक्रीज कराना पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो आपकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। When dissolved, the gas molecule are present in the liquid phase. The process of dilution can be considered similar to that of the condensation. ठीक है, अब क्या लिखा है, the gas molecule are present in the when dissolved, ठीक है, जब डिसॉल्व होते हैं तो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं लिक्विड फेज में, ठीक है, लिक्विड फेज में प्रेजेंट होते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड एज सिमिलर एज द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का प्रोसेस आप ऐसे कंसिडर कर लो, कंडेंसेशन मतलब वेपर से लिक्विड बनना, ठीक है। तो जब आपका गैस मॉलिक्यूल आपके लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है तो वो एक मतलब जब आपका गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो वो लिक्विड फेज के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। इन द सेम वे जब ये प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन कंसिडर करते हैं हम, तो इस प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन मतलब जब आप सॉल्यूट को डालते हो सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको बोलते हो डाइल्यूशन, राइट। अब क्या है, कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपका वेपर से आपका लिक्विड कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं जब हमारे बारिश होती है, ठीक है, बारिश जब होती है मतलब जो बारिश होती है तो क्या होता है, जैसे वो ग्राउंड पे पड़ती है तो हीट इवॉल्व होती है, गरम गरम हीट जैसी इवॉल्व होती है, राइट। सो दैट इज व्हाट आल्सो कंसिडर्ड एज कंडेंसेशन, क्योंकि जो हवा चली वो वेपर बन के ऊपर गई, ठीक है, वेपर बन चुकी है। अब वो वेपर से ही तो क्लाउड से ही तो आपकी बारिश हो रही है, तो मतलब वेपर टू लिक्विड, तो कंडेंसेशन ही हो रहा है। तो हम इसको समझ सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली जो कंडेंसेशन के प्रोसेस में अब क्या होता है, आपका हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। वी लर्न इन द लास्ट सेक्शन दैट डाइल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो डाइल्यूशन प्रोसेस होता है वो आपका क्या इन्वॉल्व करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करता है। अगर वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करता है तो वो मस्ट फॉलो क्या करेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपको पता ही है ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करेगा। अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करेगी। एज डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन एक तरह का आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब आपने कोई सब्सटेंस उसमें डाला, अब क्या हुआ, जैसे उसमें डाला हीट इवॉल्व हुई, बाहर निकली, ठीक है। जैसे ही हीट इवॉल्व हुई तो क्या हुआ, ये एक तरह का क्या आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। और हमने पढ़ा था जब हम आगे आपका सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जब भी आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो आपकी क्या होती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। हैंस डाइल्यूशन क्या है, आपका एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। द सॉलिबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है आपका, वो एक्सोथर्मिक होता है। और जब भी कोई आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उस केस में क्या होता था, आपका सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती थी। हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले ली चैटलियर प्रिंसिपल में कि अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका क्या हो रहा था, आपका हो रहा था सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकल जा रही है तो क्या हो रहा था, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर आपके इंटेक्स क्वेश्चंस हैं एंड उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक है। सो ये इंटेक्स क्वेश्चंस जो मैंने कहा था जैसे आपको कि मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम उस वीडियो में समझेंगे। सो आज की वीडियो में इतना।